मैसेज नहीं कर सकते और तो दूसरे किसी को भी कर दे कॉपी कल भी जॉइन कर करवाना पड़ता है। कल तो आया ही नहीं। हाँ कल तो लाइव अटेंड कर रहा था ना, अपनी ड्यूटी घर पे बैठ के फुलफिल कर रहा था। क्या अपनी ड्यूटी घर पे बैठ के फुलफिल कर रहा है। अच्छा लॉक इन रिक्वायरमेंट फटाफट रिवाइज कराओ, कितने मंथ्स के लिए होती है? 18 मंथ। और अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एक्सेस में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 6 मंथ्स। ओके। लॉक इन रिक्वायरमेंट अदर देन प्रमोटर्स की क्या होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन एआईएफ वेंचर कैपिटल फंड की हाँ क्या था कुछ और? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज उनकी लॉक इन रिक्वायरमेंट थी। लॉक इन का मतलब ये है कि आप उस टाइम में अपनी सिक्योरिटी कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आप लॉक इन के बीच में स्टेबलाइजिंग एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, अलाउड है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉक इन। सेकेंड पॉइंट था, आप अपनी सिक्योरिटीज वैसे तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन प्रमोटर्स इंटर से ट्रांसफर करे लॉक इन में अलाउड है, लेकिन बचे हुए प्रमोटर को लॉक इन कंप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉक इन का पीरियड होना चाहिए, आप इंटर से ट्रांसफर कर सकते हो। प्लेज वाला पॉइंट था कि लॉक इन के रिलेटेड आप प्लेज ले सकते हो या नहीं? ले सकते हो, लेकिन ऐसी सिक्योरिटीज जिनका लॉक इन 18 महीने है, मतलब मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, उसके लिए जो भी पैसे आएंगे वो पैसे सिर्फ और सिर्फ वही यूटिलाइज होंगे जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने इशू किया था। और अगर उससे एक्सेस में अपने को प्लेज लेना है तो ले सकते हैं, बट लोन में लिखा होना चाहिए कि हम ये सिक्योरिटीज दे रहे हैं, इसके बदले हमें लोन मिल रहा है। बस ये वाली कंडीशंस थी अपनी प्लेज के अंदर। प्राइसिंग प्राइसिंग फिक्स्ड प्राइस इशू है तो आपको नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग इशू है तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? हाँ बुक बिल्डिंग हमें एक रेंज देनी पड़ती है। लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस। हायर प्राइस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 120%। मैं पूछा क्या डिफरेंस क्या होगा? 20%। फ्लोर प्राइस का 20% का ही डिफरेंस हो सकता है मैक्स टू मैक्स। और फ्लोर और कैप, कैप मिनिमम कितना परसेंट रखना पड़ेगा? 105% ऑफ फ्लोर प्राइस। अलॉटमेंट कैसे होगा? आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हाईएस्ट बिडर्स को हम अलॉट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वॉज ये जो छोड़ा हुआ था डिफरेंशियल प्राइसिंग। ओके, ये अभी हम आज करते हैं इसके बाद, बट ये स्टार्ट करेगा दैट इज एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर। अब यहाँ पे नेट ऑफर, सबसे पहले नेट ऑफर होता क्या है? किस नेट ऑफर की बात कर रहे हैं? ये नेट ऑफर तो पब्लिक वाला एलोकेशन है कि आज कोई भी इशू आ रहा है उसमें अलग अलग चीजें होती है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ रिजर्वेशंस होते हैं कैटेगरी के लिए। अगर हम पूरे के पूरे इशू में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन या रिजर्वेशन हटा दे तो क्या बचता है? नेट ऑफर टू पब्लिक, जो हम पब्लिक को ऑफर करना है। उसमें एलोकेशन कैसे होगा? वहां पे ये सारे क्राइटेरियाज बताए हुए हैं। तो एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर, दो बुक बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं अपने। कहाँ कहाँ बुक बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं? हाँ, और क्या फिक्स्ड? बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपने कहाँ कहाँ पे होते हैं? अपने अभी तक आईसीडीआर पढ़ा, तो अगर आप चारों की चारों कंडीशन कंप्लाई कर रहे थे, नेटवर्थ वाला, नेम वाला, नेट टैंजिबल एसेट वाला, तो आपके पास ऑप्शन है फिक्स्ड प्राइस कर सकते हो या बुक बिल्डिंग। अगर उनमें से कुछ भी कंप्लाई नहीं कर पा रहे तो 6 सब रेगुलेशन 2 में आपको बुक बिल्डिंग कंपलसरी करनी पड़ती है। तो दो बुक बिल्डिंग हो गई अपनी। एक तो अपने पास पहले ऑप्शन था कि फिक्स्ड प्राइस करें या बुक बिल्डिंग, उसमें बुक बिल्डिंग, तो उसका रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 है कि अगर हमारे पास ऑप्शन था तब हमने बुक बिल्डिंग की, 6 सब रेगुलेशन 1। और ये 6 सब रेगुलेशन 2 वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या? हमें कंपलसरी बुक बिल्डिंग करनी पड़ी, क्योंकि हम चारों में से जब कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पा रहे थे उसके लिए। अब उसमें रिजर्वेशन का फर्क आता है। अगर हमारा 6 सब रेगुलेशन 1 है तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिनिमम आरआरआई के लिए रिजर्वेशन 35% रखना पड़ेगा, दैट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर।
अच्छा, आरआरआई का मतलब क्या होता है? हाँ, डिफाइन कैसे करोगे? हम सब आरआरआई, आर आई आई आर आर आई में कितना? अगर आप 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन की अप्लाई करते हो तो आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो, आरआईआई की कैटेगरी में आते हो। तो उनके लिए मिनिमम, आपको ये मिनिमम बोला है, नॉट लेस देन 35, मतलब मिनिमम 35% उनके लिए अलॉट करना ही पड़ेगा। सेकेंड बोला है एनआईआई कैटेगरी, दैट इज नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब जो आरआईआई कैटेगरी वाले नहीं है वो हमारे नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। इनके लिए 15% मिनिमम, और यहाँ पे नॉट लेस देन नहीं, यहाँ पे मैक्स कर दो, गलत लिखा हुआ है, मैक्स 50% हम क्यूआईबी को अलॉट कर सकते हैं। ये बुक बिल्डिंग वाला इशू है, जब हमें ऑप्शन मिल रहा था कि फिक्स प्राइस चूज करें या बुक बिल्डिंग, उसमें हमने बुक बिल्डिंग इशू किया। आपका नेट ऑफर में कितना कितना कितने लोगों को अलॉट कर सकते हो? मैक्सिमम 50% क्यूआईबी को, उसके बाद मिनिमम 15% अपने को एनआईआई को, और मिनिमम 35% रिटेल इन्वेस्टर को हमें अलॉट करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि जो अपना ए और बी पॉइंट में है, अगर इसमें कोई भी अंडर सब्सक्राइब पोर्शन है तो एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन एक दूसरे में। मतलब मान लो रिटेल के लिए हमने कितना किया था, 35% किया था, रिटेल ने 30% के लिए एप्लीकेशन किया, 5% हम इनकी जगह इनको अलॉट कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटर से ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे बोला है कि 50% तक हम क्यूआईबी को अलॉट कर सकते हैं, उसमें से 5% हमें म्यूचुअल फंड के लिए एलोकेशन रखना ही पड़ेगा, वैसा बोला है। तो 5% किसका, क्यूआईबी का या पूरे का? क्यूआईबी का। अब मान लो 1000 करोड़ का मेरा नेट ऑफर है, उसमें मेरे को ये कितना रखना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड कितना रखना पड़ेगा? हाँ, टोटल 500 मैक्स मैं क्यूआईबी के लिए रख सकती हूँ, उसमें से 500 का 5%, दैट इज 25 करोड़ अपने को म्यूचुअल फंड को इसमें से एलोकेट करना ही है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब ये आता है अपना 6 सब रेगुलेशन 2 के रिलेटेड, जब हमें नॉर्मल हम बुक बिल्डिंग कर ही नहीं, नॉर्मल हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, फिर हम बुक बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उसमें कंडीशन क्या थी, क्यूआईबी को कितना मिनिमम देना था? 75% मिनिमम देना था हमें क्यूआईबी को, वही कंडीशन यहाँ पे, नॉट मोर देन इतना, इसको मिनिमम लिखो, मिनिमम 75% टू क्यूआईबी, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। आपको मिनिमम 75% क्यूआईबी को देना है, एंड उसके बाद बोला है कि आपको एनआईआई को 15% तक दोगे तो चलेगा, आरआईआई को आप 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। ये दोनों पॉइंट्स है। Okay. हाँ, तो ये वाले पॉइंट ना अपने मैक्स वाले हैं कि इनसे ज्यादा हम इनको अलॉट नहीं कर सकते, और ये मिनिमम वाला पॉइंट है। उसमें भी सेम पॉइंट, जितना इनको हम अलॉट कर रहे हैं उसका 5% हमें पोर्शन म्यूचुअल फंड को एलोकेट करना है। ए और बी वाले में इंटर से ट्रांसफर हो सकता है। जहां तक डाउट किसी को, ये लिमिट्स लर्न करनी ही पड़ेगी। 6 सब रेगुलेशन 1 में क्या लिमिट्स थी, वापस बताओ मेरे को। 30 मिनिमम मार्क्स के साथ बताना, मिनिमम 35। अपना एनआईआई था मिनिमम 15, क्यूआईबी 50 मैक्स, और उसके साथ 5% म्यूचुअल फंड को एलोकेट करना ही है उसमें। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है 6 सब रेगुलेशन 2 का, उसमें क्या है, मिनिमम क्यूआईबी को कितना, 75। अगर एक मिनिमम है, बाकी दोनों मैक्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, 10 और 15% वाली कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, दैट इज रेगुलेशन 32 एंड 129, सब रेगुलेशन 3। If the issue is made through book building process, the issuer may allocate up to 60% of the portion available for allocation to QIB to anchor investor. अब यहाँ पे ये दोनों अपने बुक बिल्डिंग प्रोसेस है या नहीं है? दोनों बुक बिल्डिंग प्रोसेस है।
इसमें अपना जितना भी QIB का पोर्शन है उसमें से हम एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन कितना परसेंट? 60% एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कर सकते हैं। ये 50% खुद है, इसका 60% ना। अगर ये खुद 50% है तो इसका 60% हम मैक्स टू मैक्स एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। दोनों में एप्लीकेबल है, एंकर इन्वेस्टर दोनों में आएंगे ना। ये खाली अपने बुक बिल्डिंग का ही अभी चला रहा है, फिक्स प्राइस आगे पूरे प्रोविजन है, तो बुक बिल्डिंग के रिलेटेड ये पॉइंट है। नेक्स्ट, एंकर इन्वेस्टर होता कौन है? हाँ, बड़े बड़े भाई, तो बड़े बड़े तो अपने वेंचर कैपिटल्स भी होते हैं जो ना स्टार्टअप जो बिजनेस को ना स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं और अपने थोड़े से कैपिटल के लिए अपना ओनरशिप को त्याग देते हैं। अरे वाह, और कुछ 3 to 5 इयर्स के लिए ओके एग्जीक्यूटिव का पड़ा होगा। हाँ, उसके साथ और कुछ लिमिट्स भी पड़ी होगी मॉनेटरी। हाँ, कंटेंट में लिमिट नहीं आती तो लिमिट कैसे? चल, अपने एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे डिफाइंड है, जो ऐसे लोग जो मेन बोर्ड पे एटलीस्ट 10 करोड़ की एप्लीकेशन करते हैं या फिर SME पे एटलीस्ट 2 करोड़ की एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर को हम QIB के पोर्शन से दे सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 60% ऑफ QIB दे सकते हैं एंकर इन्वेस्टर को। अब एक और चीज आती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रिलेटेड। अब यहाँ पे अपने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे क्या हुए? RII, दैट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिन्होंने 2 लाख तक की एप्लीकेशन की है, ये इस कैटेगरी में आ गए। इसके बाद सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि QIB कितने लोग हैं? टोटल 13 ही लोग अपने QIB हैं, म्यूचुअल फंड और वो सारे लोग, तो बचे हुए लोग इसके कैटेगरी में आए। तो ये लोग कितने की एप्लीकेशन करेंगे? 2 लाख या उससे ऊपर की एप्लीकेशन करेंगे। तो इनमें भी कुछ बाइफर्गेशन है, इसका जितना एलोकेशन है उसका 1/3 और 2/3 का बाइफर्गेशन है। जिसने 2 लाख से 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन की, उसको हम इसका 1/3 पोर्शन अलॉट करेंगे, उनके लिए इतना रिजर्व रखा है। और जिसने अबाउ 10 लाख एप्लीकेशन की, अबाउ 10 लाख, अरे हाँ, ये मैं खाली समझाने के लिए नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब वो हौच पौच हो रहा है, ओके। अपने ना इसको एक बार वापस स्टार्ट ही बना लेते हैं, तो एक बार वापस अपने को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अपना क्या है? 6 month वाला बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, और ये 6-2 वाला बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। हम एलोकेशन किसका कर रहे हैं? नेट ऑफर का एलोकेशन कर रहे हैं, मतलब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिजर्वेशन को हटा के जो भी है अमाउंट, उसका एलोकेशन। 3 कैटेगरी बनेगी। पहला क्या है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फिर क्या था? NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब इनको कितना देना है 6-1 वाले में? मिनिमम 35 शो, ओके। इनको मिनिमम 15%, इनको मैक्स 50%, ओके। अब इसके साथ आगे वाले 2 पॉइंट कंप्लीट कर ले QIB के कंटिन्यूअस। इसका अब 5% ऑफ दिस टू MF, भाई गाली नहीं है, म्यूचुअल फंड है प्लीज, ठीक है? तो तू खुद को बना रही है हमें? हाँ, बोलना और नहीं आना मतलब पता तो है ना, ऑब्वियसली, तो ठीक है। ओके, इसका 5% हम एलोकेट करेंगे म्यूचुअल फंड को। उसके बाद इस पोर्शन का up to 60% of this to anchor investor, एंकर इन्वेस्टर। ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा NII की कैटेगरी। इसमें भी 2 बाइफर्गेशन, जिन लोगों ने 2 लाख से 10 लाख तक की एप्लीकेशन की, जिन लोगों ने 10 लाख से ऊपर तक की एप्लीकेशन की। अगर जो लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन 2 से 10 के रेंज में जा रही है अबव, तो इस केस में क्या होगा? इनको एलोकेशन इस पूरी कैटेगरी का 1/3 मिलेगा और इसको 2/3। ये क्लियर है? ये पूरा का पूरा अपना बाइफर्गेशन है। सेम 6-2 में आ जाता है, बस यहाँ पे लिमिट्स में फर्क कर देंगे। कितना आ जाएगा लिमिट्स में फर्क? यहाँ पे मैक्स 10
मैक्स 15, मिनिमम 75। बाकी सब कुछ सेम, ये नीचे वाले पॉइंट सब कुछ सेम, 60% वाला भी सेम, सब कुछ। हाँ तो बना लेना, बना ले। बन गया चार्ट, 2 मिनट। बेटर है, आई वुड लिटरली सजेस्ट कि जैसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ये सारी चीजें ना अपने लैंग्वेज में पॉइंटर्स बना के स्टिकी नोट वे इट वुड बी हेल्पिंग यू। बस हाइलाइटर्स यूज मत करना कलरफुल अपनी बुक में, बाकी जो यूज करो कर लेना। अरे लोग लिटरली 3-3 4-4 हाइलाइटर्स यूज करते हैं, एक चलेगा, अदरवाइज इतने ज्यादा यूज मत करना। हाँ हाँ कलर बुक्स। हो गया। अब आगे वही टॉपिक है, दैट इज इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एलोकेशन, जिसमें एप्लीकेशन की है सेम हो। नेक्स्ट आता है ये हमारा बुक बिल्डिंग का, दोनों देख लिया 6162 वाला। ये अपना आता है फिक्स्ड प्राइस इशू। अगर आप फिक्स्ड प्राइस इशू कर रहे हो, मतलब आप 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो और आपने ऑप्शन चूज किया फिक्स्ड प्राइस करने का, तो उसमें आपको मिनिमम 50% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए देना पड़ेगा। एंड उसके बाद रिमेनिंग आप एलोकेट कर सकते हो इंडिविजुअल एप्लीकेंट अदर एन RII एंड अदर एप्लीकेंट कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी किसके लिए है, खाली 50% आप आदाय के लिए रखो, बाकी अदर आप जैसे चाहो वैसे एलोकेट कर दो। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस। कुछ भी IPO या FPO आते हैं तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा एम्प्लॉय कोटा होता है, या फिर ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है रिजर्वेशन। तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन कर सकते हो या नहीं, वो वाला पॉइंट है। रिजर्वेशन मतलब हमने IPO के अंदर कुछ अमाउंट अलग रखा और इतना सिक्योरिटी इनको ही अलॉट होगा, दैट वुड बी टर्म्स एज रिजर्वेशन। Reservation on competitive basis means reservation wherein specified security are allotted in portion to the number of the security applied for in respect for a particular reserved category। हम कुछ लोगों के लिए रिजर्व कैटेगरी रखते हैं और वही लोग उस रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब किस किस लोगों के लिए रखा जाता है? The issuer may make reservation on competitive basis। हाँ हाँ सी, जो नेट ऑफर टू पब्लिक होता है उसमें रिजर्वेशन को एक्सक्लूड ही करते हैं। तो जो नॉर्मल IPO आया उसमें अपन प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन को हटा दे, रिजर्वेशन को हटा रहे, फिर आता है नेट ऑफर टू पब्लिक। ये रिजर्वेशन की कैटेगरी हमें बताया हुआ है किस किस लोगों को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज बना सकते हैं। द इशूअर में मेक रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस आउट ऑफ द इश्यू साइज। क्या क्या हटा के, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा दो और पब्लिक वाला ऑफर हटा दो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बना सकते हो। किसके फेवर में? एम्प्लॉय के फेवर में, और उसके बाद शेयर होल्डर्स के फेवर में। शेयर होल्डर्स अदर देन प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरीज और द लिस्टेड प्रमोटर कंपनी।
तो आप अपने एम्प्लॉय के फेवर में भी रिजर्वेशन दे सकते हो, शेयर होल्डर के फेवर में भी रिजर्वेशन दे सकते हो। कौन कौन से शेयर होल्डर्स? अपने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को छोड़ दो, उनके अलावा शेयर होल्डर्स और खुद की सब्सिडरी के भी शेयर होल्डर और खुद के होल्डिंग के भी शेयर होल्डर, इन लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हो। However, the issuer shall not make any reservation for the lead manager, registrar, syndicate member, their promoter, director, employee. आप किस किस लोगों के लिए रिजर्वेशन क्रिएट नहीं कर सकते, साफ साफ मना किया है कि अगर आपका लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार या सिंडिकेट मेंबर है और इनके ही रिलेटेड, इनकी ही कंपनी के कोई प्रमोटर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, तो उनको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। In case of FPO, other than composite issue, the issuer may make reservation on a competitive basis out of the issue size, excluding promoters' contribution to existing retail individual shareholders of the issuer. अब एफपीओ के केस में सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, ऊपर वाला पॉइंट आईपीओ एफपीओ दोनों में था, तो जहां सिर्फ और सिर्फ एफपीओ स्पेसिफाइड है, ये सिर्फ पॉइंट एफपीओ में है। आप रिजर्वेशन एफपीओ में अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी बना सकते हो, बट एग्जिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन बना सकते हो, लेकिन ये आईपीओ में कहीं भी नहीं था। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन कितनी होगी कैटेगरी। The reservation on competitive basis shall be subject to the following. The aggregate of the reservation for employee, मतलब employee के लिए आप मैक्स टू मैक्स कितना रिजर्व कर सकते हो? 5% of the post issue capital, अंडरलाइन करना, इशुअर की जितनी भी इशू के बाद कैपिटल हो जाएगी उसका 5% अपने एम्प्लॉय के लिए रख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी। एंड सारे के, अब ये हमारी हो गई मैक्स रिजर्वेशन कैटेगरी। हर एम्प्लॉय को कितना अलॉट हो सकती है उसमें सिक्योरिटी, तो बोला है हर एम्प्लॉय को 2 लाख तक की सिक्योरिटी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अलॉट कर सकते हो। तो 2 लिमिट है, आप रिजर्वेशन की पूरी कितनी कैटेगरी बना सकते हो? एम्प्लॉय के लिए अपना पोस्ट इश्यू कैपिटल का 5% तक रिजर्वेशन रख सकते हो। उसमें जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उनको मैक्स कितना अलॉटमेंट हो सकता है? 2 लाख तक का अलॉटमेंट हो सकता है। However, in the event of under subscription in employee reservation portion, अगर मान लो आपने रिजर्वेशन बना के रखा था, आपको 2 लाख तक का आप मैक्स अलॉट कर सकते हो। अब अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कुछ लोगों ने ज्यादा के लिए मांगा होगा तो उनको थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, बट अब कितना ज्यादा दे सकते हैं? 2 लाख से लेके 5 लाख तक की रेंज में दे सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते। इसका मतलब आज मान लो हमने एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन रखा कि 100 एम्प्लॉयज, अगर मैंने 2 करोड़ का रिजर्वेशन रखा तो कितने सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जिन लोगों ने भी इंडिविजुअली अप्लाई किया, और कोई लोग ऐसे होंगे जो 2 लाख तक, 2 लाख से ऊपर या उससे नीचे अप्लाई करेंगे, तो हम मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं? 2 लाख दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने रिजर्वेशन 2 करोड़ रखा था और 1 करोड़ ही सब्सक्राइब हुआ तो ये कोटा हमारा अंडर सब्सक्राइब रह गया। फिर जो लोगों ने 2 लाख से ऊपर अप्लाई किया था उनको हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन कितना? 5 लाख जितना दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एम्प्लॉय के अंदर ही अपने 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट आता है, अगर हम शेयर होल्डर के लिए रिजर्वेशन रख रहे हैं तो दैट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ इशू साइज। डिफरेंस है यहाँ पे 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल है, ये हमारा जो हम इशू कर रहे हैं उसका 10% बोला हुआ है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है। अपना इशू साइज जो इशू लेके आ रहे हैं उसका 10% तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। And further application for subscription to the net offer can be made by a person. No further application except the employer or retail shareholder of the listed issuer, retail individual shareholder of the subsidiary, or the promoters companies in favor of whom the reservation on a competitive basis is made. अगर आपके लिए जब इश्यू आ रहा था उसमें आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो आप नॉर्मल कैटेगरी में सब्सक्राइब नहीं कर सकते। लेकिन जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आईपीओ आता है तो कोई लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं और नॉर्मल कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं। सुना है ऐसा? कोई भी अगर आईपीओ आता है उसमें रिजर्वेशन होता है, एम्प्लॉय के लिए अलग प्राइस पे मिलता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग प्राइस पे मिलता है। तो जो उस कंपनी के एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं, नॉर्मल में भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको अगर आपके लिए रिजर्वेशन क्रिएट हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ आप रिजर्व्ड कैटेगरी में ही अप्लाई करोगे, नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते।
लेकिन एक्सेप्शन बोला है, कौन कौन नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। अगर एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन हुआ तो वो नॉर्मल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है, रिजर्व्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है। अगर रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर आर रिटेल इंडिविजुअल अपने शेयर होल्डर है, उनके लिए रिजर्वेशन हुआ तो कौन कौन से शेयर होल्डर, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर, अपनी सब्सिडरी के शेयर होल्डर, या फिर अपने प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर, तो ये लोग नॉर्मल में भी अप्लाई करें और इनके लिए रिजर्व कोटा है उसमें भी अप्लाई करें, चलेगा। इनके अलावा कोई भी थर्ड हमने रिजर्वेशन कैटेगरी बनाए किसी भी पर्सन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेगा, नॉर्मल कैटेगरी आरआईआई में अप्लाई नहीं करेगा। पॉइंट समझ आया? रिपीट, ओके। रिजर्वेशन सबसे पहले आप किसके किसके लिए बना सकते हो? एम्प्लॉयज के लिए बना सकते हो, आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना सकते हो, अपनी सब्सिडरी, अपने शेयर होल्डर या प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बना सकते हो। शेयर होल्डर में काफी लोग आते हैं ना, क्यूआईबी हमारे शेयर होल्डर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी शेयर होल्डर है, रिटेल इन्वेस्टर भी शेयर होल्डर है। अब यहाँ पे बोला गया कि जिन लोगों के लिए हमने रिजर्वेशन बनाई है वो लोग उसी में अप्लाई करेंगे, दूसरी नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसका भी एक्सेप्शन कि कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग कौन हैं? अपने इम्प्लॉइज या फिर अपने रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, मतलब इन्होंने एनआईआई को हटा दिया, बड़े लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ये छोटे लोग हैं तो ये नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, चलेगा यहाँ पे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके। अब दो चीजें आती है, मान लो अगर आज मैंने रिजर्वेशन किया, ये ए रिजर्वेशन है मेरे शेयर होल्डर के लिए, ये बी वाला रिजर्वेशन है मेरे एम्प्लॉय के लिए। अगर यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब हो और ये हमारा नॉर्मल है, जो हमारे नॉर्मल आरआईआई को शेयर्स मिलते हैं, ये दोनों रिजर्वेशन है शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। मतलब अगर एक रिजर्व कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो मैं दूसरी रिजर्व कैटेगरी को पास ऑन कर सकती हूँ। यहाँ के अगर मैंने 10 करोड़ के शेयर्स मंगवाए थे और लोगों ने 2 करोड़ के लिए अप्लाई किए, तो 8 करोड़ शेयर्स मैं अपने शेयर होल्डर को अलॉट कर सकती हूँ दूसरी रिजर्व कैटेगरी में। तो पहला पॉइंट, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वो शिफ्ट कहाँ होगा? दूसरी रिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होगा। अब अगर इन दोनों के बाद भी इन दोनों का सेटलमेंट हो गया फिर भी अंडर सब्सक्रिप्शन बचा, तो वो कहाँ जाएगा? नॉर्मल कैटेगरी में चला जाएगा। इसको हम स्पिल ओवर बोलते हैं। पॉइंट समझ आया? पहला तो हम रिजर्व कैटेगरी का अंडर सब्सक्रिप्शन सेटल करने की कोशिश करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों एक दूसरे के साथ सेटल होगा। फिर अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो वो नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि नॉर्मल कैटेगरी, ये तो हमारा केस था कि जब यहाँ पे मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो हमने मान लो नॉर्मल कैटेगरी में भेज दिया। कभी यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, हमने दोनों कैटेगरी में मान लो 10 करोड़ की एप्लीकेशन मंगवाई थी, 8 करोड़ ही मिला के आए, तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो हम नॉर्मल लोगों को भी ये वाला पोर्शन सब्सक्राइब करवा सकते हैं। पॉइंट समझ आया? इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन में, लेकिन पहला क्या देखेंगे, एक रिजर्व कैटेगरी दूसरी रिजर्व कैटेगरी में ही ट्रांसफर करेगा। उसके बाद कुछ भी बच गया तो वो नॉर्मल कैटेगरी में इंटर से ट्रांसफर हो सकता है। क्या? ना ट्रांसफर करने का ऐसे ऑर्डर है कि एक रिजर्व कैट पहले अगर रिजर्व करो, अगर उसके बाद बचा तो वहां पे जाएगा, वैसा ऑर्डर है। पहला प्रायोरिटी तो अपने दूसरी रिजर्व कैटेगरी को ही देंगे। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। Any unsubscribed portion in any reserved category may be added to other reserved category. एक रिजर्व कैटेगरी में अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो दूसरी रिजर्व कैटेगरी में हम ऐड कर सकते हैं। एंड अंडर सब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी आफ्टर द इंटर से एडजस्टमेंट अमंग द रिजर्व कैटेगरी शैल बी एडेड टू नेट ऑफर कैटेगरी। क्लियर है? अभी पहला रिजर्व में ट्रांसफर करो, फिर कुछ बच गया तो नेट ऑफर में ट्रांसफर कर दो, चलेगा नॉर्मल कैटेगरी में। इन केस अंडर सब्सक्रिप्शन, अब ये उसका अपोजिट बोला है कि हमारे नेट ऑफर कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया तो और रिजर्व कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो इधर का उधर भी जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर बोलते हैं। स्पिल ओवर शैल बी परमिटेड फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी टू नेट ऑफर कैटेगरी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है अपने?
नेक्स्ट आता है एन एप्लीकेंट इन द रिजर्व कैटेगरी में मेक एन एप्लीकेशन बट नॉट एक्सीडिंग द रिजर्व पोर्शन। अगर आपके लिए 5 शेयर्स का ही रिजर्व कोटा रखा है तो आप 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे या नहीं? जितना रिजर्वेशन रखा है उससे ज्यादा कहाँ अप्लाई कर सकती है? तो ये नॉर्मल ही है, जितना रिजर्वेशन रखा है उतना ही अप्लाई करो, आप उससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है अब ना ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी मतलब अपना पूरा आईपीओ है। अब पूरे आईपीओ का बोला हम, पूरा आईपीओ मान लो 100 करोड़ का है। अब उसका मैंने, अच्छा सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए कितना रिजर्व रखते हैं और नॉर्मल के लिए शेयर होल्डर के लिए कितना? मैक्सिमम 5% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। तो अगर पहले हमने 1000 करोड़ ऑलरेडी इशू किए थे तो अब एम्प्लॉय के लिए मैं कितना रिजर्व करके रख सकती हूँ? यहाँ पे 1000 प्लस 100, 1100 का 5% कितना आएगा? 55 CR। ये पूरे एम्प्लॉय के लिए रिजर्व है कि कोई भी मेरी कंपनी के एम्प्लॉय चाहे तो इस कैटेगरी से शेयर्स ले सकते हैं। अब सारे एम्प्लॉय एप्लीकेशन करेंगे तो एम्प्लॉय को अलॉटमेंट कितना होगा पर एम्प्लॉय को? मैक्स, अब कोई भी एम्प्लॉय कितनी भी एप्लीकेशन कर सकता है। आप जितना लॉट है आप एक लॉट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, 2 के लिए, 3 के लिए, लेकिन आपको अलॉटमेंट मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 2 लाख तक का। अगर इस कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जिसने 2 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई किया उसको ज्यादा अलॉट हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 5 लाख का हो सकता है। तो ऐसा इंडिविजुअल के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, ऐसा एज अ होल ही रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टिस। अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टिस क्या होता है? समरी वाला प्रोस्पेक्टिस, नॉर्मल अपना प्रोस्पेक्टिस, दोनों अलग होते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टिस अलग है, अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टिस अलग है ना, शेल्फ अलग है। हाँ, अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टिस मतलब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म देते हो तो आपको साथ में समरी प्रोस्पेक्टिस देना पड़ता है। उसमें मेन मेन चीजें लिखी होती है आपके ऑफर की, आपकी कंपनी की आईपीओ के बारे में। तो दैट इज अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टिस। नेक्स्ट आता है अपना शेल्फ प्रोस्पेक्टिस। बोल रहे थे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टिस में ऐसा होता है कि आप एक ही प्रोस्पेक्टिस यूज इशू करते हो और पूरे साल में आप कभी भी सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, आपको बार बार प्रोस्पेक्टिस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो वो होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टिस। नेक्स्ट है आसबा। कल ये वर्ड आया था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो पहले प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब हमें एप्लीकेशन करना पड़ता था तो हमें डीडी बनवा के भेजना पड़ता था। तो उस केस में डीडी बनवाने की कॉस्ट लगती है, कमीशन लगता है। फिर अगर एप्लीकेशन अलॉट हो गई तो वहां पे कंपनी को डीडी को इन कैश करवाना पड़ता था, उसके लिए अलग पैसे लगते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफंड हो गई, वापस कुरियर के चार्जेस, हमें वापस डीडी को कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारा कमीशन और पेपर ऑलरेडी इन्वॉल्व था एंड ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग था। तो इसको चेंज करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए आत्मा फैसिलिटी आई। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक ने सेबी से रजिस्ट्रेशन लिया और ये अलाउ किया गया सेल्फ सर्टिफाइड बैंक को कि आप अपने ही क्लाइंट का अकाउंट में, अगर वो कभी भी आईपीओ एफपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है तो ब्लॉक कर दो उस अमाउंट को, और फिर जब भी उसको अगर अलॉटमेंट हो जाए तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वो अनब्लॉक हो जाएगा, आप यूज कर सकते हो। आज हम इंडिविजुअली एक आईपीओ एफपीओ के लिए लगाते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो ह्यूज अमाउंट में पैसा लगाते हैं। अगर उनका हम ब्लॉक करके रख ले तो आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट मिलता है या नहीं ब्लॉक वाले पीरियड के लिए? मिलता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आपका पैसा ब्लॉक्ड है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पीरियड के लिए। क्योंकि हम तो बहुत छोटा अमाउंट लगाते हैं, बड़े बड़े लोग तो कितना ही लाखों करोड़ों में अमाउंट लगाते हैं और उनका अमाउंट ब्लॉक रह गया 10-10 दिन के लिए जहां इंटरेस्ट नहीं मिला तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो अगर आपका ये अमाउंट ब्लॉक्ड है सेविंग अकाउंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस केस में मिलता है इंटरेस्ट। अभी तो क्या है, आसबा फैसिलिटी का भी 1 स्टेप अहेड है। आप तो यूपीआई से भी अपना मैंडेट लगवा सकते हो, जैसे जीपे और से भी मैंडेट कर सकते हो और आपका वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे यही डिटेल बताई हुई है, जस्ट रीड दीज पॉइंट्स, एक बार यहाँ तक रीड कर लो।
रीड हो गया। नेक्स्ट आता है दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इशू मटेरियल। अब लीड मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज और जहां जहां भी रिक्वायर्ड है वो फाइल करें बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव। अगर आपका आईपीओ आ रहा है तो आप किसी को कमीशन दे के ऐसा नहीं कर सकते कि उसको सब्सक्राइब करवाओ। एक ही चीज अलाउड है दैट इज अंडर राइटिंग। आपको अगर आईपीओ की श्योरिटी अगर चाहिए कि सब्सक्रिप्शन कंप्लीट आए, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आईपीओ के केस में मेन बोर्ड में। तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप किसी को कमीशन नहीं दे सकते कि आईपीओ सब्सक्राइब हो। आपको प्रॉपर अंडरराइटिंग अरेंज करना पड़ेगा, वो अलाउड है। अदरवाइज कोई भी इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ कमीशन ईदर इन कैश और काइंड अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आप जब भी आईपीओ लेके आ रहे हो तो आईपीओ इज अ ह्यूज प्रोसेस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वॉल्व होता है। बीच में आपने कोई डिफॉल्ट कर लिया या ग्लिच कर लिया, उसके चक्कर में अब स्टॉक एक्सचेंज बोलता है आप कुछ अमाउंट हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दो, जिसकी वजह से अगर कुछ भी फॉल्ट या ग्लिच हुई तो एटलीस्ट हम कुछ रिकवर कर सकते हैं। They issued before opening of the subscription list deposit with the stock exchange or stock exchanges an amount calculated at a rate of 1% of the amount of issue size available for subscription to the public in a manner as may be specified. And SEBI shall deposited, refund or forfeited in the manner as may be specified by SEBI. तो इशू ओपन करने से पहले आपको एटलीस्ट 1% जितना अवेलेबल टू पब्लिक है आपका इशू, उतने तक का आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा। फिर सेबी ने आगे गाइडलाइंस दी है कि स्टॉक एक्सचेंज कब उसको फॉरफिट कर सकता है, कब आपको वापस रिफंड हो जाएगा। तो अगर आपका इशू स्मूथली फंक्शन करा सब कुछ है तो वो आपको रिफंड ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आईपीओ ग्रेडिंग। आईपीओ ग्रेडिंग, हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट करेंगे और उनसे अपने आईपीओ की रेटिंग लेंगे, वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट आता है अपना पूरा का पूरा अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप आईपीओ कर रहे हो दैट इज अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब क्या हुआ? थोड़ा ब्रेक चाहिए? हाँ वो मैंने सुन लिया। हाँ बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा, चौथा दिन है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हाँ आईसीटी यार, टेक वन थिंग एट अ टाइम। पूरा इंडेक्स देखोगे तो कल से आना छोड़ देगी, आएगी ना? हाँ ठीक है। इसीलिए तो एक बुक दी है, ये सीएफ वाला आधा है कॉर्पोरेट फाइनेंस का अपना, आधी और आएगी सेम टू सेम। हाँ वो मेरे को पता है, बट अब तुम लोगों को ही टेस्ट के साथ कोप अप करना पड़ेगा। और अभी तो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, जब आगे अपना ग्रुप फर्स्ट स्टार्ट होगा, जब 3 3 सब्जेक्ट चलेंगे, ड्राफ्टिंग और साथ में चलेगा, तब क्या होगा? हाँ तो डर और उसके साथ पढ़। नेक्स्ट टेस्ट कब है तुम लोगों का? कल? उसके बाद ओह हाँ सर से मैटर डिस्कस कर लो। हाँ क्योंकि वो मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। एग्जैक्टली हाँ देखना पड़ेगा भाई, तुम लोगों को टाइम कब है, कब दे पाओगे? अच्छा हाँ नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग का टॉपिक। इफ द इशूअर इज मेकिंग एन आईपीओ और एफपीओ अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड प्राइस। Desire is to get the issue underwritten to cover the under subscription of the issue. It shall prior to filing of prospectus. आप अंडर राइटिंग का अग्रीमेंट जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करो उससे पहले पहले आपको अंडर राइटिंग का अग्रीमेंट कर लेना है। एंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट विद मर्चेंट बैंकर। अगर फिक्स्ड प्राइस इशू है तो आप किसके किसके साथ अग्रीमेंट कर सकते हो? कौन आपका अंडर राइटर हो सकता है? या तो मर्चेंट बैंकर हो सकता है या फिर स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं जो कि सेबी के साथ रजिस्टर है।
अब आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो उसमें बताना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो अंडर राइटर अक्वायर कर रहे हैं इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन दे शैल सब्सक्राइब टू। और अंडर राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतना सब्सक्राइब कराना, खुद सब्सक्राइब करे तो भी चलेगा, किसी और को बोले पड़ोसी को बोल के सब्सक्राइब कराए तो भी चलेगा, ईदर बाय देमसेल्फ और बाय ब्रोकरिंग सब्सक्रिप्शन एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। आप अंडर राइटर से सिक्योरिटी सब्सक्राइब करवा रहे हो तो अंडर राइटर को आप सस्ते में सिक्योरिटी दोगे या कैसे महंगे में? सेम प्राइस पे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विच शैल नॉट बी लेस देन द इश्यू प्राइस। एंड ये सारा का सारा फैक्ट हमें प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि हमने अंडर राइटर किसको किसको अपॉइंट किया है। तो फिक्स्ड प्राइस इशू में हमें प्रोस्पेक्टस देने से पहले अंडर राइटर के साथ अग्रीमेंट करना है। हमारा अंडर राइटर इट कैन ईदर बी स्टॉक ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंक का। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम सिक्योरिटी अंडर राइटर अक्वायर कर सकता है, किस प्राइस पे अक्वायर कर सकता है, जिस प्राइस पे अक्वायर करेगा वो हमारा इश्यू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें हमने प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा अपना फिक्स्ड प्राइस इशू वाला पॉइंट आता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था इशूअर मेकिंग आईपीओ और एफपीओ अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सेम डिटो पॉइंट है, इसमें बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आता है अपना बुक बिल्डिंग प्रोसेस के रिलेटेड आप कितना अंडरराइट करवा सकते हो। दैट इज द इश्यूअर शैल बी द इश्यू शैल बी अंडरराइटेड। वहां पे ऊपर अंडरराइटर कौन थे? मर्चेंट बैंकर या फिर स्टॉक ब्रोकर, यहाँ पे लीड मैनेजर्स या फिर सिंडिकेट मेंबर्स, ये अंडरराइटर हो सकते हैं। लेकिन जो आप 6 सब रेगुलेशन 2 में क्यूआईबी को ऑफर कर रहे थे, कितना ऑफर कर रहे थे? 75%, उसका अंडरराइटिंग नहीं हो सकता। However, at least 75% of the net offer proposed to be compulsorily allotted to the QIB for the purpose 6 sub-regulation 2 cannot be underwritten. ये condition उस पे apply नहीं होगी। The issuer shall, prior to the filing prospectus underwriting agreement indicating the by brokering the subscription at a price which shall not be less than the issue price, disclose the same। बाकी सारे के सारे पॉइंट जो सेम हमने फिक्स प्राइस के लिए दिए थे वही यहाँ पे आ जाएगा कि हमें प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के साथ एंटर होना पड़ेगा और हमें उनको बताना पड़ेगा कि वो मैक्स टू मैक्स कितनी सिक्योरिटीज अक्वायर कर सकते हैं। 75% पे क्या है, बाकी बच्चों के क्या है? हाँ, मतलब उनको अंडरराइट नहीं करवाना हमें, बाकी वाले इशू को आप अंडरराइट करवा सकते हो तो आप करवा सकते हो, वो चलेगा। नेक्स्ट आता है ये वाला पॉइंट, if the issuer desire to have the issuers underwritten to cover the under subscription prior to filing of RHP, enter into the agreement with the lead manager indicating there in the maximum, वही same to same ditto point है, repeated है। If the syndicate member fails to fulfill the underwriting obligation, the lead manager shall fulfill the underwriting obligation। हम अंडरराइटिंग यहाँ पे किससे करवा रहे थे? लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लीड मैनेजर की है, सिंडिकेट मेंबर ने हाथ खड़े कर दिए फिर भी लीड मैनेजर को अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। The lead manager and syndicate member shall not subscribe to an issue in the manner except for fulfilling the underwriting obligation। इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अंडरराइटिंग के थ्रू शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नॉर्मली कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। In case of every underwriting issue, the lead manager shall undertake minimum underwriting obligation as specified by the regulation. Where the issue is required to be underwriting, the underwriting obligation should be at least the extent of minimum subscription। अगर आप underwriting करवा रहे हो तो minimum कितना underwriting होनी चाहिए? जितना minimum subscription है उतनी underwriting तो होनी चाहिए, that is 90%। इतना अंडरराइटिंग तो करवाओ नहीं तो फिर मतलब क्या है अंडरराइटिंग का? आप 90% सब्सक्रिप्शन के बिना आपका आईपीओ फुलफिल ही नहीं हो सकता, तो आपको इतनी तो श्योरिटी चाहिए कि 90% हमारा सब्सक्राइब हो जाए। जो बटा गड़ा है वो अंडरराइटर देख लेगा अपना। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एजेंसी। अगर आपका इशू साइज 13% से सर्टेन क्वांटम से एक्सीड होता है तो आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ती है, वो पूरा का पूरा इशू को ओवरव्यू करती है। इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग द साइज ऑफ ऑफर बाय सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब ओएसएस को हटा दो उसके बाद हम इशू साइज देख रहे हैं, अगर वो एक्सीड हो रहा है 100 करोड़ रुपीज से तो हमें क्या करना है? ईश्वर को एक अरेंजमेंट करना है to be monitored by credit rating arrangement for the use of the proceed of the issue to be monitored by a credit rating agency registered with SEBI।
अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, उसमें हम ऑफर फॉर सेल हटा रहे हैं। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल क्यों हम मॉनिटरिंग एजेंसी को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वो ये मॉनिटर करे कि फंड्स कहाँ पे आगे यूज होंगे। लेकिन हम ओएफएस को क्यों हटा रहे हैं? ओएफएस के पैसे हमारे पास पहले से आ गए, अब ओएफएस की सिक्योरिटी मार्केट में बिकेंगे तो पैसे किसके पास आएंगे? सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास आएंगे, हमारे पास नहीं आ रहे। इसीलिए उसका यही लॉजिक है कि उनको यहाँ पे इसलिए एक्सक्लूड किया। The monitoring agency shall submit such report to the issuer in a format specified by regulation on a quarterly basis till 100% of the proceed have been utilized. तो मॉनिटरिंग एजेंसी इज नथिंग बट ये चेक करती है कि जहां जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया था वहां यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, और ये रिपोर्ट देती रहेगी क्वार्टरली बेसिस पे इशूअर को। और रिपोर्ट में क्या बताएगी, और रिपोर्ट कब तक देती रहेगी? जब तक 100% हमारा इशू प्रोसीड यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक रिपोर्ट देगी। The board of director and the management of the issuer shall provide their comment on the findings. The issuer shall within 45 days from the end of each quarter publicly disseminate. और issuer की responsibility है हर क्वार्टर के एंड के 45 डेज के अंदर अंदर मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट डिसेमिनेट करनी है। इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, अगर आप कोई इशू लेके आने वाले हो तो आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है 3 न्यूज़पेपर। कौन से? हिंदी, इंग्लिश, वर्नाकुलर, या फिर उसको हम रीजनल न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। रीजनल कहाँ का? जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सेम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द इशूअर आफ्टर फाइलिंग, जब आप आरएचपी फाइल कर देते हो या फिर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, आरएचपी अपना बुक बिल्डिंग इशू में, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस फिक्स्ड इशू में, तो आपको एक प्री इशू एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा तीनों न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है द डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस एंड फाइनेंशियल रेशियो शैल ओनली बी एप्लीकेबल wherein the issuer ought to announce the price band or floor price along with the pre-issue advertisement if the issuer ought not to make the disclosure of price band in RHP। आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपकी ऑब्लिगेशन होती है या तो आप प्राइस बैंड डिस्क्लोज करो, क्योंकि एक चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है, या तो क्वांटम या प्राइस डिस्क्लोज करना पड़ता है हमारा आरएचपी में। तो अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस बैंड डिस्क्लोज नहीं किया है तभी आपको एडवर्टीजमेंट में प्राइस बैंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट में नहीं डालोगे तो चलेगा, क्योंकि आरएचपी पहले फाइल होता है या फिर एडवर्टीजमेंट? आरएचपी। जब आरएचपी में प्राइस बैंड लिखा हुआ है तो एडवर्टीजमेंट में वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आरएचपी में नहीं लिखा तो आपको एडवर्टीजमेंट में बताना पड़ेगा। During the period the issue is open for subscription, no advertisement shall be released giving an impression that, जब भी आपका इशू कंटिन्यू है सब्सक्रिप्शन के लिए उस टाइम पे आपको कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं देना जो कि लोगों को बताए कि इशू कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, कितने परसेंटेज से ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। बट टेक्निकली यहाँ तो ना बोला गया है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को पता चल ही जाता है, एडवर्टीजमेंट डाल ही जाता है कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट आता है अपना ओपनिंग ऑफ इशू। ओपन करना, आपको इशू कब तक ओपन करना पड़ेगा? टाइम लिमिट्स 12 मंथ्स। कौन सी डेट से? फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। ऑब्जर्वेशन सेबी इशू करेगा वहां से 12 मंथ। क्या हुआ? हाँ, 30 डेज टाइम लिमिट मिलेगा सेबी को ऑब्जर्वेशन इशू करने के लिए। वो 30 डेज कहां से मिलेगा? 4 चीजें अपने पढ़ी थी, लेटर फ्रॉम, पॉइंट्स याद है? टर्न कर लो भले ही पेज चलेगा। जब सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट मिला, सेबी ने मर्चेंट बैंकर से रिप्लाई मांगा, वो रिप्लाई मिला, सेबी ने अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिप्लाई मांगा, वहां से रिप्लाई मिला, या फिर लास्ट क्या था? अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज का वो सेबी को मिला। इन सब में से जो भी लेटर हुआ है उसके बाद से 30 डेज है सेबी के पास टाइम ऑब्जर्वेशन इशू करने के लिए। हाँ, वहां से 30 डेज। अब जिस दिन सेबी ने ऑब्जर्वेशन इशू किए वहां से 12 मंथ के अंदर अंदर। अच्छा, मान लो अगर सेबी ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करता तो वो हमारा ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है? डीम्ड अप्रूवल माना जाता है। क्या? ना, डीम्ड अप्रूवल है। अगर सेबी ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करा तो दैट मीन्स डीम्ड अप्रूवल। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेबी ने ऑब्जर्वेशन इशू किया, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए। सेबी ने ऑब्जर्वेशन ही इशू नहीं किया तो
वो डीम्ड अप्रूवल है, तो डीम्ड अप्रूवल से 12 महीने, मतलब 30 दिन आप वेट करो, उसके बाद से 12 महीने आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक इशू में बोला है जो कंपनीज एक्ट बोलेगा वही हमें मान लेना है, उस यहाँ पे टाइमलाइन नहीं दी गई। नेक्स्ट बोला हुआ है इन केस द इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपका 3 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट इशू आ ही जाना चाहिए, 3 months फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। नेक्स्ट आता है एन आईपीओ और एफपीओ शैल बी ओपन after at least 3 working days from the date of filing of RHP in book building in book building issue और prospectus in case of fixed price issue। ये आपका इशू इतने टाइम पीरियड में आ ही जाना चाहिए। फिर आपका इशू मिनिमम टाइम पीरियड बताया गया है कि कितने टाइम तक का गैप होगा, जब आपने आरएचपी फाइल किया या प्रोस्पेक्टस फाइल किया उसके 3 दिन के बाद आप इशू ओपन करो, उसका 3 दिन एटलीस्ट रहेगा, उस टाइम आप इशू ओपन नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आया? जिस दिन आपने आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फाइल किया आप इशू ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 दिन आप इशू ओपन नहीं करोगे, उसके बाद से इशू ओपन करो। और इशू कब तक हो जाना चाहिए? ऑब्जर्वेशन के 12 महीने के अंदर अंदर ओपन हो ही जाना चाहिए। ये पॉइंट था जनरल में। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% of the offer through the offer document except in case of OFS। OFS में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90 नहीं रहेगा, अदरवाइज 90% है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन आईपीओ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड शैल बी सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी as specified under SGRA rule, which stipulate that at least 25% of the each class or kind of the equity share or debenture convertible into equity share issued by the company were offered and allotted to the public in term of offer document। तो ये कुछ नहीं बताया, यहाँ पे ये बताया मिनिमम ऑफर टू पब्लिक कितना होता है? 25% होता है। तो 25% आपको मिनिमम ऑफर टू पब्लिक करना ही है, और वो स्क्रा में बताया हुआ था, कल हमने देखा था 25%, याद है पॉइंट्स? सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनिमम ऑफर टू पब्लिक 25% होना ही चाहिए आपका। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स द इशू इज सेड टू हैव रिसीव्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन आईपीओ if it receives 90% of offer through offer document and 25% of the post issue capital from public। ये दोनों कंडीशन साथ में कंप्लाई होगी तभी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इशू 90% से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया और उसमें पब्लिक का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 20% था, तो उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मानेंगे। दोनों साथ में होना चाहिए, इशू 90% जितना है उससे ज्यादा सब्सक्राइब प्लस पब्लिक के पास 25% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट ये हमने देखा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 25% से कम हो गया तो आपको 3 साल में फर्स्ट आईपीओ के अंदर फुलफिल करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसिप्ट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो सारा का सारा एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करना है। एंड कितने दिनों के अंदर अंदर बोला हुआ है? 4 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। एक मिनट, तो सोच के लगा पड़ोगी कैसे पहले जब वो वाली क्या एग्जीक्यूटिव भी समझ आ रहा था कि ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कुछ समझ नहीं तो बहुत कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और गूगल से बताओ कि भी बताने इसे क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट बात है ये। अरे तो एटलीस्ट बता दी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें क्या पता चलेगा किसमें क्वेश्चन बन सकता है, वो खुद समझ प्राइस में प्राइस टॉपिक अगर क्वेश्चन प्राइस टॉपिक अगर 15-20 वही को ऑनलाइन से मार्क आएंगे 20-20 करोड़ आता है, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर आवाज आगे से तो ये आवाज आता है उसके बाद तो एग्जाम लेना है उसका फजर नाम है आदम खराब का थोड़ा सा तो मैं फोन को पसंद आ गई हो तो फोन मैंने उसको से और मेरे
क्या हुआ? क्यों इतनी प्रिविलेज और लिबर्टीज को क्यों? अरे नहीं तो क्लियरिफाई कर रही है। मैं कुछ और बोला, कुछ और समझा के तो क्लैरिफाई कर। ओहो, ये हमेशा ऐसे करती है। मैं कुछ और ही समझना हूं। इनकम्प्लीट वर्ड्स, बीच इनकम्प्लीट छोड़ देती है वर्ड्स। मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। सही है। मैं क्या दिमाग में बहुत प्योर इंटेंशन। भाई साथ जिंदगी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। कितने दिनों के लिए आईपीओ, जनरली एफपीओ आईपीओ कितने दिन के लिए ओपन रहते हैं? मिनिमम 3 days, मैक्स 10 days बोला हुआ है। एटलीस्ट 3 working days and not more than 10 working days. In case of revision in the price band, the issue shall extend the bidding period disclosed in the RHP for a minimum period of 3 working days. Next है, in case of force majeure. What do you mean by force majeure? जो हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ हाँ, तो फोर्स मेजर का मतलब यही है। हाँ, रियल एस्टेट वाला कौन सा रीट वाले चैप्टर में कि फोर्स मेजर है। हाँ, तो हम प्रमोटर पे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अरे तो फोर्स मेजर मतलब वही कोई भी कॉजेस जो हमारे हाथ में नहीं है, अगर उसकी वजह से या तो बैंकिंग स्ट्राइक या सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, द इश्यूअर मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज्ड इन द आरएचपी or the issue price in prospectus in case for a minimum period of 3 working days. तो आपका बिडिंग पीरियड मैक्स एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज का होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 10 वर्किंग डेज का हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ये एक्सटेंशन ना अंदर ही अंदर मिलेंगे, उससे बाहर नहीं मिलेंगे। मतलब आपने 4 वर्किंग डेज का बिडिंग पीरियड रखा, ये आपने बताया, और फोर्स मेजॉर हो गया तो 3 दिन का और एक्सटेंशन ले सकते हो, तो क्या हो गया? 7 दिन हो गया। 7 दिन का वेटिंग पीरियड हुआ और कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए और एक्सटेंशन लेके कितना जा सकता है? 10। मैक्स टू मैक्स 10 जा सकता है। अब 10 पे हो, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। अ पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन in net of a category for a number of securities that exceed the total number of specified securities offered to public. However, the maximum application by the non-institutional investor shall not exceed the number of specified security offered in the issue, less total number of specified security offered to QIB. यहाँ पे बताया गया है कि NII कितनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो टोटल सिक्योरिटीज में से हम QIB का पोर्शन हटा दे, उतनी ही मैक्स टू मैक्स हमारे NII एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसको एज अ फॉर्मूला नोट डाउन करना है तो एज अ फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, अदरवाइज चलेगा। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लेना, दैट इज टोटल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी माइनस टोटल ऑफर टू QIB। टोटल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज माइनस टोटल ऑफर टू QIB, इतना ही NII एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट रीड दिस एग्जाम्पल। समझ आया? ओके, आज इतना ही रखता है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।
क्या डाउट है, पूछना। अच्छा अच्छा, रीड कर ले, तो तब मैं हूँ यहाँ पर। अभी कहाँ पे पहुंचे हम? अरे पूरा अपना इस पार्ट की बात करिए। हाँ, एक पार्ट 74। ठीक है, कल एक पार्ट तो एटलीस्ट खत्म कर लेते हैं। कल कल ले लूँ सर का लेक्चर भी, एक पार्ट अपने फिनिश कर लेंगे। कल ये ए वाला पार्ट अपना आईपीओ फिनिश कर लेते हैं, आईपीओ। नहीं, टेस्ट रखूंगी। टेस्ट तो सर का होगा, उसके बाद सर का लेक्चर हटाते हैं, मैं आईपीओ एफपीओ वाला फिनिश करवा देती हूँ। ये भी बड़ा पढ़ना है। हाँ ऑब्वियसली। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ समझ नहीं कहाँ से। हाँ, ये सारे के सारे अपने को पहले बाइफरकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा चंक लग रहा है लिटरली। हाँ अच्छी थी वो, 20-25 पेजेस का आईपीओ खत्म हो रहा था। हाँ, इसमें तो और डिटेल में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन चलते ही जा रहे हैं, फिर बीच में लॉक इन आ रहा है। एक्चुअली में आईसीडीआर 200 पेजेस का है, खुद आईसीडीआर जो हम इतना 40 पेजेस में निपटा रहे हैं ना, वो 200 पेजेस का है। और उसके बाद उसके रूल्स अलग है। नहीं नहीं, नहीं। देख लिया सब। 1 मिनट तो हुआ नहीं।